हूँ दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका शाम के इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, आज बात करेंगे हम अपने परम मित्र गिरीश भाई जोशी से, जो गुजरात से हमारे साथ जुड़े हैं। गिरीश भाई नमस्कार, स्वागत है आपका बहुत बहुत। बारिशें बहुत चल रही हैं मुंबई में। एक बार फिर से ऐसा लगता है कि बारिश की मानसून की वापसी हो गई है। अजीब सी कहानी है। लेकिन इस बार एक किस्सा और भी हुआ है, वो मैं दर्शकों को बता दूं कि पहली बार इन द नोन हिस्ट्री ऑफ साउथ एशिया मानसून के बादल हिमालय क्रॉस करके तिब्बत पहुंच गए। ये पहले कभी नहीं हुआ था। और वो बोले कि क्लाइमेट का ये जो चेंज है, ये इतना बड़ा चेंज है जिसकी वजह से तिब्बत को ड्राई डेजर्ट कहा जाता है वहां पर एक्चुअली। तो मानसून के बादलों का वहां पर पहुंचना और बरसना, यानी कि हिमालय को क्रॉस करके, तो इसके ऊपर बहुत चिंताएं जताई जा रही हैं कि ये तो इंडिया में बारिश कम हो सकती है आने वाले दिनों में कई रीजन्स के अंदर। कि अगर वहां तो मानसून के बादल कभी पहुंचते नहीं थे, हिमालय को क्रॉस ही नहीं करते थे, कभी हिमालय से टकरा के इधर ही रह जाते थे। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक घटना घटी है, और हिमालय से लगा हुआ नेपाल है सर। तो नेपाल में तो कुछ ऐसी बरसात हो रही है कि पता लग रहा तख्ता ही पलट हो गया। और वहां पे कोई संस्थाएं हैं, जो हिंदू स्वयं सेवक संघ और एक राजशाही का एक सपोर्टर है, शायद दुर्गा पसराई, वो आर्मी वाले से मिले और कहा कि राजशाही वापस लाई जाए। ये कौन लोग हैं जो ऐसे षड्यंत्र कर रहे हैं? मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी का। कौन कौन से देश हैं जो राजशाही को वापस चाहते हैं और लोकतंत्र को उखाड़ देना चाहते हैं? अ, क्या भारत में कोई ऐसी फोर्सेस हैं जो डायनेस्टी रूल के तो खिलाफ रहती है, लेकिन वहां डायनेस्टी का रूल वापस लाना चाहती है? ये तो बड़ी हिपोक्रेसी है सर, कमाल की बात है। इंडिया में कुछ फोर्सेस हैं, मैं नाम फिर से नहीं लूंगा, कि जो डायनेस्टी यानी कि वंशवाद के खिलाफ है, लेकिन वहां वंशवाद को आगे बढ़ाना चाहती है राजशाही के रूप में। और लेकिन जो हुआ दुखद हुआ। पहले आपका एक डिटेल कमेंट लेते हैं नेपाल के ऊपर। दिनेश जी, देखिए, अगर पीछे आप हिस्ट्री देखें तो केपी शर्मा ओली का जो बैकग्राउंड है, ही वाज अगेंस्ट द रेजिम। वो राजाओं को नहीं, तो उसके खिलाफ ही एक कम्युनिस्ट रेजिम जैसा चला था। उसका मेन रीजन यही था कि राजा ने जितने भी काउंटीज थी उसमें जो अपने मेयर्स रखे थे वो सारे यस मिनिस्टर थे, जैसे हम लोग पूरी कब्जे करते चले जा रहे। तो उसके बाद इतना एक्सप्लॉइटेशन होता था, और वहां पे अभी भी जो मेन झगड़ा चल रहा है कि अपर कास्ट और लोअर कास्ट के अंदर बड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता था, बड़ा इनजस्टिस होता था। तो उस वक्त भी ये था। तो केपी ओली 12 साल उस टाइम जेल में भी रहे थे, और यही हुआ था कि वो इसके खिलाफ निकलने के बाद ज्यादा हीरो बन गए, और ही स्टार्टेड फाइटिंग अगेंस्ट दिस कि भाई राजाशाही नहीं चाहिए। अब उसके बाद क्या होता है कि राजाओं का सडनली 2001 में आप देखिए कू होता है, पूरा फैमिली खत्म हो जाता है, और वो आज जो राजा बनना चाहते हैं वो एक ही बच जाते हैं, बाकी सारे मारे जाते हैं। तो देयर वाज समथिंग स्केप्टिकल अबाउट इट कि भाई वहां पे क्या 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 हो रहा था। अब आप उसमें अगर बोलते हो कि भाई अगर नेबरहुड में कोई डिस्टरबेंस होता है तो कोई ना कोई एक्टिव तो होता है, लेकिन उस मौके का फायदा सब लोगों ने जैसे उठाने की कोशिश करी, लेकिन ओली का क्योंकि टिल्ट वहां पे था, तो आप समझ लीजिए कि ओली वहां पे क्यों मजबूर हो गया जाने के लिए। आप एक सिस्टम ऑफ वर्किंग देखिए कि जब बीआरआई बन रहा था तो सबसे पहले ऑब्जेक्शन बीआरआई का हमने भी लिया था, और बीआरआई वाज नॉट ओनली फॉर नेपाल या इंडिया या बांग्लादेश, वो पूरा एक सेंट्रल एशिया का पूरा एक ऐसा रूट बनाना चाहते थे ताकि वेस्टर्न डोमिनेशन ऑन ट्रांसपोर्टेशन कम हो। तो उसको निगोशिएट करने की बजाय हम लोग अगर अपने गुरूर में थे तो हमने बीआरआई का विरोध कर दिया, क्योंकि हम लोगों के और दूसरे प्लानिंग थे करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन में। 2011 में एक प्रपोजल चाइना ने दिया था कि आई विल स्पेंड $3 बिलियन, और वहां पे एक गांव है लुम्बिनी। लुम्बिनी के अंदर मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज आता है, और वहां पे वो माना जाता है कि लुम्बिनी से प्लेस जहां पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो वो अयोध्या जितना ही उसका भी इंपॉर्टेंस था। अब वहां पे वो सोच रहा था कि चाइना की इसको एक बड़ा टूरिज्म डेवलपमेंट करे ताकि बीआरआई का मूवमेंट का भी एडवांटेज मिल सके। लेकिन वो जो लैंड मांग रहा था उससे निगोशिएट नहीं करने में हम लोगों ने भी डिस्टरबेंस करा, और उसको हम बुद्धिज्म सेंटर की तरह डेवलप करेंगे ऐसा करके हम लोगों ने भी वहां पे घुसपैठ करी। अब वो चाइना और नेपाल का मामला था, हम लोगों ने उसमें घुसपैठ करी क्योंकि हम लोगों को वो एक ही राष्ट्र था जो थोड़ा डाइल्यूट हो गया, तो हम उसमें कैसे हाथ मार सकते हैं। तो अगर इंडिया में एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ तो एक हम लोग गुजरात मॉडल की तरह एक नेपाल मॉडल खड़ा करना चाहते थे कि एक देश हो सकता है पूरा हिंदू राष्ट्र। अब वो कम्युनिस्ट रेजिम बनने के बाद तो वहां पे वो सेक्युलर हो गया था, उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी बना। अब लुम्बिनी के अंदर देखिए एक सडन एक डेवलपमेंट हुआ था जो काफी कम रिपोर्ट हुआ
कि 2022 में इसका स्टोन लेइंग सेरेमनी मोदी जी करते हैं लुम्बिनी में जाके। फिर वहां पर जो मठ था उसका एक इंडिया का, वी कैन नॉट क्लेम कि वो किसका बन रहा था, लेकिन हम समझ पाएंगे, एक अखिलेश त्रिपाठी करके एक एक्टिविस्ट था इंडिया का, वो जाके वहां पे मित्र बनते के नाम से बुद्धिस्ट धर्म अंगीकार करता है, वो मठ का मालिक, वो बन जाता है गुरु। अब ही इनवाइट्स द बिगेस्ट कथाकार मुरारी बापू, वो लुम्बिनी में 7 फरवरी से 15 फरवरी 23 तक वो वहां पे राम कथा की कोशिश करते हैं, और वो कथा हुई। शायद मुरारी बापू को बाद में ऐसे लगा कि वो गलत जगह में फंस गए वहां पे, लेकिन उनको करना पड़ा। वहां पे काफी ऑब्जेक्शंस हुए। एक मंगोल नेशनल पार्टी है जो बुद्धिस्टों की मेजोरिटी की पार्टी है, और उनका एग्जिस्टेंस सिर्फ यहाँ पर ही नहीं है, दे एग्जिस्ट इन सिंगापुर, दे एग्जिस्ट इन कंबोडिया, क्योंकि ये सब जो कंट्रीज है दे आर मेजोरिटी विद बुद्धिस्ट। तो वो ऑब्जेक्शन में 2 दिन शांति रही, फिर उन्होंने कुछ कॉम्प्रोमाइज करके कथा करवाई, लेकिन एटीट्यूड वाज कि वहां पे हनुमान जी की स्थापना, मूर्ति की स्थापना करी जाए, ताकि या तो बुद्ध का इंपॉर्टेंस कम किया जाए या वहां पे कुछ करने का हम लोगों का इरादा था। अब उसके बाद हम बोलते हैं कि भाई दूसरे लोग इंटरवेंशन कर रहे हैं, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं, अगर हम दूसरे देशों के कुछ रिलीजियस सेंटिमेंट्स में करते हैं। अब चाइना का एटीट्यूड था उसको टूरिज्म डेवलपमेंट करने के लिए, हमारा ये था कि वहां बुद्ध की इंपॉर्टेंस कम करके हम राम मंदिर की स्थापना करें या हनुमान मंदिर की स्थापना करें। सो ये रिलीजियस कार्ड सब जगह में खेलने में ये ऑब्जेक्शन आना शुरू हुए। और उसके बाद जब लुम्बिनी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना देता है टूरिज्म के चक्कर में, तो तब तक उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, लेकिन एयरपोर्ट बनने के बाद हमने उनकी एयर स्पेस ब्लॉक कर दी, तो वो एयरपोर्ट टेक ऑफ नहीं कर पाया, क्योंकि देन दे हैड नो अदर वे टू लैंड देयर। तो हम लोगों ने बदमाशी करी। फिर आप देखिए वहां पे बांग्लादेश का भी यही पोजीशन रहा। आपने रातों रात आके आपने उनका मेडिकल वीजा जो आप 6-7 हजार देते थे रोज का, वो आपने 1000 कर दिया। अब वहां पे डिस्प्यूट होता है, देन यूनुस गोस टू चाइना, और चाइना ने उसका एक मौका फायदा उठा के बोल दिया कि युआन प्रोविंस में मैं एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना देता हूँ, जो आपके बांग्लादेश बॉर्डर से इट्स हार्डली अबाउट 60 माइल्स। तो करना है बैलेंस, तो आप चुपचाप करो या खुल के करो, तो इतना करो कि उसका अंजाम आ जाए। आप आधा करके हर चीज को छोड़ देते हो डोनाल्ड ट्रंप की तरह, तो इसका नतीजा यही होगा। तो हम जो अभी एक नैरेटिव जो गोदी मीडिया और ये चला के एक इंप्रेशन करना चाहते हैं कि चाइना हमसे बदमाशियां करता है, तो हमको ये भी याद रखना चाहिए कि हमने भी वो तो बदमाशियां करी। तो ऐसे इंटरनेशनल बैलेंस नहीं चलेगा। आज वही पोजीशन आपकी खड़ी हो गई कि ट्रंप अगर कल डूब जाता है तो आपके पास बीआरआई के अलावा कोई ऑपरेशन रहता ही नहीं। और अभी 2 दिन पहले 10,339 किलोमीटर की रेलवे लाइन जो डाली थी जियांग से ईरान के आईसीडी में, वो फर्स्ट ट्रेन वहां पहुंच गई 15 दिन के बाद, और 60,000 बैरल्स रिटर्न में वो ईरान से क्रूड ऑयल लेके उसने चाइना को सप्लाई कर दिया। मतलब दरिया का डोमिनेंस चाइना ने खत्म कर लिया, वो दिखा दिया उसने आपको। और उसी के साथ अब वो चाबार को भी लिंक करेगा, वो ग्वादर को भी करेगा, और ही हैज स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। तो वो बाय रेल वो यूरोप तक पहुंच गया है, और दैट विल मेक मच ऑफ ए डिफरेंस इन ट्रांसपोर्टेशन। अब वो करेंसी भी एडवांटेज मिल जाएगा उसको, क्योंकि वो बार्टर में डील करेंगे। तो आई थिंक ये जो हम लोग कर रहे हैं उसका अगर लॉन्ग टर्म हमारा सॉल्यूशन नहीं है, और हम अगर उसको रिलीजियस में क्लिक करना चाहेंगे, तो दिस विल पॉलिटिक्स एंड रिलीजन विल नेवर गो टुगेदर। जो चाइना भी आपके सामने प्रपोजल रख रहा है कि भाई बिजनेस अलग है, पॉलिटिक्स अलग है, आप दोनों में मर्ज मत करो, हम लोग देखेंगे कैसा करेंगे। सो चाइना हैज ग्रोन, इट हैज गॉट अ थियरी, तो या आप उस थियरी को अडॉप्ट करो या उसको साबित कर दो कि चाइनीज की थियरी गलत है, तब लोग आपको मानेंगे, नहीं तो आप आइसोलेट हो जाओगे। जी आपने सही कहा। एक्चुअली इंडिया के कुछ एलिमेंट्स हैं जो वहां पे फेनेटिसिज्म को बढ़ाना चाहते हैं नेपाल में, लेकिन वो जी फेनेटिक्स बनने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो सेकुलर हिंदू है वहां पे। और वहां के तो प्राइम मिनिस्टर और बाकी लोग पशुपतिनाथ मंदिर वगैरह जाते हैं, तो कोई उसके साथ कोई पत्रकार वगैरह कोई जाता नहीं है, पर्सनल विजिट जाके चक्कर वगैरह काट के आ जाते हैं। हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री किसी मंदिर में जाएगा तो पता लग रहा है कि उस मंदिर से लेके अपना शाम तक उसकी स्टोरी चलती रहेगी। लेकिन सर एक दुख भरी खबर थी, मतलब मेरे को पर्सनली बहुत पेन हुआ कि उन बेचारों को दोष नहीं है, लेकिन हमारे बहुत सारे पत्रकार लोग वहां पे पिट गए सर, टीवी पत्रकार जो गोदी मीडिया वाले थे। तो उन लोगों को मार पिटाई हुई उनके साथ में, और कुछ को तो हैकल किया गया, कुछ को बहुत हैरास किया गया वहां पे। बहुत मतलब गालियां दी गई, गोदी मीडिया के नाम से गालियां दी गई कि वापस जाओ। और एक को तो खास से एक चैनल का बंदा था, तो उसको तो थप्पड़ मारे कई, एक्चुअली देखा जाए तो। मतलब उन लोगों के प्रति तो मेरी सहानुभूति है ना, वो उन बेचारों को क्या दोष है, नौकरी करने वाले आदमी हैं, उनके मालिक दोषी हैं जो गोदी मीडिया बन के बैठे हैं। लेकिन पहली बार लगता है कि गोदी मीडिया को एहसास हुआ कि हम पिट भी सकते हैं, अगर हमारी ये हालत है, अगर ऐसी रही, कल को हम नेपाल में पिटे हैं, कहीं ऐसा ना हो आज उसके बाद सैकड़ों की संख्या में इंडिया में पिटना शुरू हो जाए। क्या पता सर, आज की डेट में तो
खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है। जी सर। नहीं, उसका रीजन आप देखिए, इट वाज, ये जो मॉडस ऑपरेंडी है वेरी कॉमन है। आप बांग्लादेश में भी देखिए, एक डिस्प्यूट बच्चों का चल रहा था, वो नाराज तो थे, लेकिन वो फ्लैश पॉइंट आ जाता है जब वो आगे बढ़ जाते हैं। अभी आपने ठीक से चल रहा था, जब बच्चों ने ये दिखाना शुरू किया कि ये जो इनके बच्चे हैं वो कैसे फॉरेन में ऐश कर रहे हैं, उनके पास कितना पैसा है, हाउ दे हैव डन, उसको काउंटर करने की बजाय आपने आठों सोशल मीडिया पे आपने ब्लॉक कर दिया। अब उसमें देखो, चाइना ऑल्सो टुक एडवांटेज ऑफ दैट, कि उसने टिकटॉक बैन नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने जो नोटिस दी थी कि आपका सर्वर यहाँ पे होना चाहिए, आपका ऑफिस यहाँ पे होना चाहिए, जो टिकटॉक ने अडॉप्ट कर लिया। तो टिकटॉक शुरू रहा तो आपका जो पूरा एक वेंट चाइना को या उनको जो अपना चलाना था वो टिकटॉक के थ्रू चल गया। चल जाने के बाद अपने भी काफी रिपोर्टर्स ने वो बताया था कि बाद में तो उनका पूरा टिकटॉक से प्रोग्राम चलने लगा था कि यहाँ पे अभी सब इकट्ठे होंगे, ये एजेंडा है, अभी आप लोगों को यहाँ आना है। तो ये इतना क्यूमुलेटिव ज्यादा फोर्सफुल हो गया कि उसके बाद गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर निकल गया वो। और उसमें फिर ये भी था कि सारी आपकी मेंटालिटी आपके साथ नहीं थी, और वो बड़ा कार्ड जो खेल गए कि भाई ब्राह्मणों का डोमिनेशन इतना है कि सात जो काउंटीज हैं उसमें से सातों के साथ जो ये उन्होंने किसी भी एमपी को, छोटे बैकवर्ड क्लास के किसी एमपी को नहीं रखा, किसी को मिनिस्टर नहीं रखा। तो ये क्रिएट हो रहा है, क्योंकि आज बेरोजगारी है, उस पर आप बात नहीं कर रहे हो, आपने आगे रूट मैप नहीं बता रहे हो कि भाई आगे क्या होगा। तो ये सिचुएशन यहाँ पे कब क्रिएट होगी, जब आपका आईटी सेक्टर के लोग वहां से अमेरिका से वापस आने लगेंगे, तो आप उनको कहाँ एडजस्ट करोगे, आपके पास कोई प्रोग्राम ही नहीं है। अभी तो वाणिज्य मंत्री को यह आके बताना चाहिए कि ये 1.5 लाख लोग वापस आएंगे तो हम करेंगे क्या, उसको कैसे एडजस्ट करेंगे। और उसके लिए टॉप मोस्ट एग्जाम्पल्स आपके ऑलरेडी कर्नाटक में, तेलंगाना में और तमिलनाडु में पड़े हैं। दे ऑलरेडी मेड अ प्रोग्राम कि हम लोग ये एआई के एक्सपर्ट्स आएंगे, उनको कहाँ पे रखेंगे, और वो कॉर्पोरेट्स के साथ मिलकर एक पूरा प्रोग्राम बना रहे हैं। लेकिन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है। तो आई थिंक ये नेशनल ब्रेन ग्रेन पोर्टल चालू करा है तमिलनाडु में, उन्होंने, दे आर रजिस्टरिंग देमसेल्फ कि जिनको वापस आना है वो उस पोर्टल में आके उनके लिए ऑलरेडी लोकेशंस डिसाइड हो जाएंगी। दिस इज डन बाय तमिलनाडु। इंडिया एआई मिशन में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कर्नाटक एंड तेलंगाना हैव स्टार्टेड दिस पोर्टल्स। तो आप ये देखिए, जिनके बच्चे वहां पर हैं वो ऑलरेडी वरीड हैं। तो ये होगा सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी कि आप ऐसा कौन सा सेंट्रल पोर्टल बना रहे हो कि आपसे वहां से जो आएगा उसको प्लेसमेंट मिलेगा, और आप कॉर्पोरेट्स के साथ कैसे निगोशिएट करोगे कि भाई उनको उसी सैलरी में आप या तो उनको पीएलआई जैसी कोई स्कीम दे दो, ईएलआई जैसी कोई स्कीम दे दो। वो आपका नहीं है तो ऑब्वियस है कि एक दिन नाराजगी होगी कि जब वो लौट के आएंगे तो यहाँ पे एक ये बढ़ जाएगा रीजनिंग, और कुछ ना कुछ तो होगा, डेफिनेट है। आप लोकल लेवल पे देखिए तो आई डोंट नो ऑफ अदर स्टेट, लेकिन गुजरात के अंदर छोटी छोटी जगहों पे ये विद्रोह चालू हो गया है कि हम 3 महीने से पानी मांग रहे हैं, आप नहीं दे रहे हो, हम सड़क मांग रहे हैं, नहीं दे रहे हो। नेशनल हाईवे का जो कांडला पोर्ट का कनेक्टिंग था, वहां पे एक दिन पूरा ही ट्रकों ने जाके स्ट्राइक कर दिया, ब्लॉक कर दिया। तो 3 दिन तक उनको टोल नाका उन्होंने अवॉइड कर दिया कि हम लोग रोड रिपेयर करेंगे, उसके बाद टोल चालू करेंगे। तो एजिटेशन अब होने लगेंगे, जब आप नहीं सुनते हो, आपके नेता नहीं सुनते हैं, आपकी अथॉरिटी नहीं सुनती है, तो ऑब्वियस होगा कि